हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा आज चुनाव आयोग ने कर दी है। तो इस तरह से अब इन 5 राज्यों में 10 फरवरी से चुनाव शुरू होकर 10 मार्च को मतदान होगा। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो शहर के गलियारों में अक्सर आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट की बात होने लगती है। कुछ लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मालूम होता है थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होता है। एक बहस का मुद्दा होता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं, कुछ उनको नॉलेज होती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज हम आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दें, और इसके बाद हम आपको बताएंगे निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, कौन था पहला चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन था, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका कितना कार्यकाल होता है। इन सभी तथ्यों पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम आचार संहिता की, यानी आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के दौरान हर राजनेता या प्रत्याशी को करना होता है। यदि कोई प्रत्याशी या राजनेता उस चुनाव आयोग की इस गाइडलाइन को नहीं मानता है तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। दिस इज़ द वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन होते हैं इस नियमों के अनुसार? जब आचार संहिता लग जाती है तो क्या परिवर्तन आते हैं उस राज्य में जहां चुनाव होने वाला होता है? तो चलिए हम बात करते हैं क्या परिवर्तन। नंबर 1, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही केंद्र और राज्य कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं, यानी वो चुनाव आयोग के अंडर में कार्य करने लगते हैं। नंबर 2, आचार संहिता लगते ही सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई नई घोषणाएं या कोई लोकार्पण या शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ऐसा करना एक जनता को लुभाने के समान माना जाएगा। तो इसलिए आचार संहिता के बाद आप ऐसे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। नंबर 3, आचार संहिता लगते ही आप सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला या सरकारी विमान का प्रयोग चुनावी रैली में नहीं कर सकते हैं, या यूं कहें कि चुनाव में इन रैलियों का इस्तेमाल करके आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। नंबर 5, आप चुनावी रैली में, चाहे वो राजनेता हो या प्रत्याशी हो या जो भी समर्थक हो, भाषण के दौरान आप वोट धर्म या जाति के आधार पे नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि अगर आप जाति या धर्म के आधार पे वोट मांगेंगे तो ये आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा आचार संहिता लगते ही जिले का जो डीएम होता है यानी जिला अधिकारी जो होता है, वो एक जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। तभी आचार संहिता लगते ही डीएम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और शहर के अंदर जितनी भी होल्डिंग्स लगी होती हैं उन सभी होल्डिंग्स को, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो होल्डिंग्स होती हैं, जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो अपनी विशेषताएं बताते हैं होल्डिंग में, उन सभी होल्डिंग्स को उतार दिया जाता है। और नई होल्डिंग्स तभी लगती हैं जब उनका परमिशन दिया जाए, जब जिला प्रशासन उनका परमिशन देता है तभी लगती हैं। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी रैली या रोड शो जो भी होता है उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। बिना जिला प्रशासन के अनुमति के कोई भी प्रत्याशी या पार्टी के नेता या पार्टी के मंत्री
जिला रोड शो वगैरह या रैली वगैरह नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। एक और चीज़ भी आचार संहिता लगने के बाद लागू होती है, जो कि आचार संहिता के अंतर्गत ही आती है, और वो है कि पैसे के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो पर प्रत्याशी वो भी फिक्स किए जाते हैं। जैसे कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 50 से 70 लाख से ज़्यादा, 50-70 यानी कि 70 लाख से ज़्यादा जो है खर्चा नहीं कर सकता है चुनाव में, और उसे चुनाव के बाद इसका हिसाब भी देना होता है कि कितना उसने खर्च किया। अगर वो चुनाव बाद अगर हिसाब ठीक से नहीं दे पाता है या उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, तो चुनाव आयोग उस प्रत्याशी को लगभग 3 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाइड भी कर सकता है। तो इस तरह आचार संहिता लगने के बाद काफ़ी परिवर्तन आता है, और या कहें कि उस राज्य की जो पावर होती है वो सारी की पावर चुनाव आयोग के अंडर में चली जाती है। सरकार सिर्फ एक कठपुतली की तरह बनकर रह जाती है। अब आप बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, इसका गठन कब हुआ था? निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और निर्वाचन आयोग के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ही वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी, कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ कि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ, और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिन्हें 21 मार्च 1950 को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया, और ये 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी कि अगर आपकी एज 65 साल हो चुकी है और आपका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं हुआ, अभी 4 ही वर्ष हुआ है, तो भी आपका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका 65 वर्ष की आयु आप क्रॉस कर चुके हैं इस वजह से। तो अगर हम बात करें कि सिलेक्शन की, कि मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त को सिलेक्ट करता है, और ये जो पद है ये एक स्वतंत्र पद होता है, और इसका सिलेक्शन राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयोग जो होता है वो लोकसभा, विधानसभा जो भी, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो भी चुनाव होते हैं उसका कार्य उसकी ही निगरानी में, यानी निर्वाचन आयोग की निगरानी में ही संपन्न किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि अब तक के कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, तो इसमें टी.एन. शेषन का नाम सबसे ऊपर आता है। टी.एन. शेषन बहुत ही सख्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने काफ़ी बदलाव किया और बहुत सी कड़ाइयाँ भी की नियमों को लागू करने के लिए चुनाव में, ताकि कुछ नेता जो बड़बोले टाइप के नेता या गलत हरकत करने वालों के नकेल कसी जा सके। तो इस मामले में अगर कोई सख्त मुख्य चुनाव आयुक्त था, जो वो थे
टीएन शेषन, और टीएन शेषन 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। तो ये थी कुछ जानकारी, हमने आपको बताया कि आचार संहिता क्या होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीखों की घोषणा करते ही, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है वैसे ही जो है आचार संहिता लग जाती है, और जब मतगणना समाप्त हो जाती है तो आचार संहिता भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको मैंने कई चीज़ें बताई। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।